हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उससे अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसका जो अगर दूसरा नाम हम कहें तो हम इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो लोग तो अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो ये छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जिन्हें हम छोटे छुटकर व्यापारी या फिर फुटकर व्यापारी भी कहते हैं, तो ये जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले व्यापारी होते हैं तो वो लोग अपना पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे वो अपना पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रख सकते हैं। और क्योंकि देखो एक तो उनके पास क्या होता है कि नॉलेज की कमी होती है, सबको डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज नहीं है। ठीक है, और अगर वो किसी अकाउंटेंट को हायर करके लाते हैं तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम के लिए उन्हें उस अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो भी एक तरीके से क्या कर सकती है, उनकी कॉस्ट को बढ़ा सकती है। तो मतलब उनके लिए ये खर्चीला प्रोसेस हो जाता है डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वो अपनी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दे रखे होंगे और उससे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। देखिए अब बिज़नेस कैसा भी हो, चाहे वो अकाउंटिंग करे या नहीं करे, लेकिन हर बिज़नेस अपने प्रॉफिट और लॉस को तो पता करना ही चाहता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं तो उससे हम प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर दोज रिकॉर्ड विच आर नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। तो ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं या वो अकाउंट होते हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑल्सो नो एज द सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दिस सिस्टम मेनली द कैश बुक एंड द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। अब इसमें क्या होता है कि इतना सब वो कुछ नहीं किया जाता जो कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर किया जाता है। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में तो क्या होता है कि हम पूरा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पूरा फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इतना सब कुछ करते हैं हम क्योंकि उसमें पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, तो हम इसमें ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना सकते और सारे फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना सकते हैं। तो हमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन से क्या करना होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मेनली जो मेनटेन किया जाता है वो कैश बुक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एक तो कैश बुक मेंटेन किया जाता है और दूसरे सारे पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी से हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। अब देखो बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम तो हमारे अकाउंटिंग का मेन सिस्टम है ही है, तो डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम में अगर हम बात करें तो इट इज़ एन साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो ये एक क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, मतलब अकाउंटिंग का मेन सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और जिसके अपने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स भी है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं, तो वो सारे डबल एंट्री सिस्टम के लिए लगाए जाते हैं। और जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम विच हैज़ नो रूल एंड नो प्रिंसिपल। तो इसके कोई भी रूल्स और कोई भी प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि ये अनसाइंटिफिक और इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, तो हमने जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स देखे वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम के लिए हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई रूल नहीं होता और कोई प्रिंसिपल नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। तो अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमें अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी होती है वो पता चल जाती है। कैसे पता चलती है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर वो इक्वल नहीं रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। तो उस तरीके से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। जबकि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज नो डबल एंट्री सिस्टम इज मेड फॉर द ईच ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, उसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री नहीं की हुई है। क्योंकि अगर एक डेबिट साइड में एंट्री होगी, एक क्रेडिट साइड में, अगर किसी ट्रांजेक्शन से दो
दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, दो जगह पर करते हैं। तो इसी चीज़ को तो हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की दो जगह एंट्री कर ही नहीं रखी होती है, तो हम उसकी क्या नहीं कर सकते, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो मेन डिफरेंस है सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एसर्टेनमेंट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मेन इंपॉर्टेंट काम तो हमें यही करना है। क्या काम करना है कि हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए देयर आर टू फॉलोइंग मेथड्स, यहाँ पे उस चीज़ को कैलकुलेट करने के भी दो मेथड है। ठीक है, कि हम ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट मेथड है वो फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड भी कह सकते हैं हम इसको कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे मेन या फिर सबसे हम कह सकते हैं पॉपुलर मेथड यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है फाइनल अकाउंट और द कन्वर्जन मेथड। तो दूसरा है कि हम पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट बनाएं या कन्वर्जन करके फिर उनका पूरा फाइनल अकाउंट बना के हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और सेकेंड मेथड होगा आपके फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, अब हम पहले मेथड की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड तो यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में क्या होता है, एक बार हम ध्यान से देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज़ कंपेयर्ड विद द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ये जो मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। ठीक है, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है और हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, इन दोनों के कंपैरिजन से हम पता कर सकते हैं क्या, प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है ओपनिंग कैपिटल का और क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट होगा जब हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल और हमारा जो आता है वो पॉजिटिव आता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं। और अगर हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है वो माइनस में आता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विल बी प्रिपेयर। तो हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें दो तरह की कैपिटल पता करनी है। एक तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता करनी है और दूसरी कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो भी दो बनाने पड़ेंगे। एक तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो दो समय पे बनाने पड़ेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ईयर की स्टार्टिंग में एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता कैसा है। तो देखिए हमने 11th-12th में बैलेंस शीट्स बनाई होंगी। ठीक है, तो 11th-12th में जो हमने बैलेंस शीट्स बनाई थी वो कुछ इसी फॉर्मेट में बनाई थी। तो ये एक तरह से बैलेंस शीट की तरह ही होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिति विवरण। क्या बोलते हैं, स्थिति विवरण। तो ये एक तरीके से बैलेंस शीट की तरह ही बनता है। ये वाली साइड आपकी रहती है असेट्स वाली साइड और ये वाली साइड जो रहती है वो आपकी किसकी रहती है, लायबिलिटी साइड रहती है। ठीक है, अब हमें ये दो डेट पे बनाना है, एक तो ओपनिंग डेट पे बनाना है और दूसरा हमें बनाना है इसको क्लोजिंग डेट पे। तो देखिए ओपनिंग डेट पे बनाए चाहे क्लोजिंग डेट पे, इसका फॉर्मेट तो क्या रहना है, सेम ही रहना है। अब जैसे फिक्स असेट्स की हम बात करें तो हमें पता है कि फिक्स असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक तो आता है एक तो देखिए इसमें लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, सेकंड आएगा आपके प्लांट एंड मशीन, फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर। तो ये सारे हमारे फिक्स असेट्स हैं जो कि हमें पता है। और करंट असेट्स में सारे करंट असेट्स आने वाले, कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेटर्स एंड और भी दूसरे जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह जो कुछ भी हमारे करंट असेट्स हैं वो सारे XYZ इसके अंदर आने वाले हैं। और ये वाली जो साइड है, इस साइड में हमारे आने वाली है कैपिटल, मेन तो कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आने वाले हैं, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आने वाली है और करंट लाइबिलिटीज़ आने वाली है। तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमें पता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स आने वाले हैं, बिल्स पेबल आने वाले हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो ये सारे हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हमें पता ही है कि कौन कौन सी होती है। तो वो सब कुछ इसमें आकर के इसमें क्या होता है कि हमें मेन जो
ये कैपिटल होती है ना, ये गिवन नहीं होती है, तो ये हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट पे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी और क्लोजिंग डेट पे आपकी कौन सी निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। ठीक है, तो ये है आपके फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के जब हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता कर लेंगे तो इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक और स्टेटमेंट। ठीक है, और ये और स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए बनेगा, ये हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनेगा। ठीक है, अब हमने कैपिटल तो निकाल दी है और कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन हमें कुछ एडजस्टमेंट के साथ में चलना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो जो हमारी ड्राइंग रहती है, जो भी उसका ओनर होता है बिजनेस का, उसकी जो भी ड्राइंग रहती है उसे हमें ऐड करना है। और फिर हम ऐड करेंगे कैपिटल विड्रॉन। अगर कोई कैपिटल उन्होंने अगर निकाली है बिजनेस से तो वो भी हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो अब हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल में हमें दो ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है, एक तो ड्राइंग हो तो ड्राइंग ऐड करनी है, और दूसरा अगर उन्होंने कैपिटल विड्रॉ की है तो वो चीज़ हमें ऐड करनी है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हमें लेस करना है। क्या लेस करना है, एडिशनल कैपिटल। अगर ओनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई है, अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो उसको भी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड में 2 आइटम आ रही है और लेस में 1 आइटम आ रही है। इसके बाद जो हमारे पास आने वाला है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसे हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या करना है, अब हमें करना है लेस उसमें से। क्या लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल लेस करना है। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बनाया हमने, उससे हमारी निकली थी ओपनिंग कैपिटल। तो वो ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ से लेस करनी है। ठीक है, अब आपके पास जो आएगा, अगर आंसर आपका या जो भी जो यहाँ पे रहने वाला है वो प्लस में रहता है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, ईयर में प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं कि हमें कुछ ना एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीच बीच में क्वेश्चन में हमें कई बार गिवन होती है, तो उसे हमें कहाँ एडजस्ट करना है ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर सैलरी। तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी हो क्वेश्चन में, या फिर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा हो, ठीक है, या फिर आपको सैलरी दे रखी हो, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो उसे तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है, मतलब प्रॉफिट में से माइनस करना है। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह से इनकम होता है। ठीक है, तो इसे हमें प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। ये बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और सैलरी के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो इसे हमें प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब बात करते हैं हम सेकेंड बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो देखिए, ये चीज़ें भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, या तो आपको डेप्रिसिएशन दे सकते हैं या फिर आपको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे सकते हैं, या कुछ भी, दोनों भी दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो डेप्रिसिएशन और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, इसे हमें कहाँ एडजस्ट करना है। तो देखिए, ये एडजस्ट होगा, दीज आर एडजस्टेड इन द रेस्पेक्टिव असेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मतलब जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे और जो एंड ऑफ द ईयर बनाओगे, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन को असेट्स के साथ में क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। मतलब आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है, एसेट्स की वैल्यू में से माइनस करना है। ठीक है, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स किस में से माइनस करोगे, डेटर में से माइनस करोगे। तो जो भी रेस्पेक्टिव असेट्स होगा, जहाँ पे ये एडजस्टमेंट हम नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, तो ये एडजस्टमेंट जहाँ पे करते हैं हमें वहाँ पे ही करनी है। लेकिन कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करनी है,
क्लोजिंग वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो एडजस्टमेंट है ना वो कहीं नहीं होने वाली। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, रेस्पेक्टिव असेट्स में से माइनस होगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर में से माइनस होगा, ठीक है। और कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट्स। अगर आपने कोई असेट्स बेचा है, ठीक है, और उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसका हमें क्या करना है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर आपको लॉस हो रहा है, किस चीज़ से लॉस हो रहा है, सेल ऑफ असेट्स है, मतलब आपको पता ही है कि हम अगर असेट सेल करते हैं तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब बिजनेस में नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी तो ऐड करते हैं और लेस करते हैं। तो बस ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस ही है जिन्हें हमें नेट प्रॉफिट के साथ में एडजस्ट करना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। मैंने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि उसको ऐड करना है, ठीक है। ये बात आपको पता ही है कि सेल ऑफ असेट से अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो नेट प्रॉफिट के साथ में ऐड हो जाएगा, और अगर हमें लॉस हुआ है तो वो नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हमें भी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो करते ही है, लेकिन कई बार हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद में कैपिटल अकाउंट बना के भी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे बनता है। तो देखिए ये है हमारे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में हमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, जो कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कि हम कैसे पता करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पता करेंगे, ठीक है। फिर बाय साइड में हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक, और वो किस चीज़ के लिए लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल के लिए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि ड्राइंग्स कहाँ जाएगी, टू साइड में जाएगी, और हमने ड्राइंग्स लिख दी, ठीक है। और इसके बाद हम लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, जो कि हम पता करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, ठीक है। तो ये बातें पता करने के बाद में फिर आप इसको क्या करोगे, टोटल करके इसका बैलेंस निकालोगे। और अगर आपका बैलेंस टू साइड में आता है, ठीक है, आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू साइड में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। और अगर आपका बैलेंस बाय साइड में आता है तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। तो ये हम कैपिटल अकाउंट बना के भी पता कर सकते हैं। जो हम वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, उसकी जगह कई बार हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हमें ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। तो ये सारे रिलेटेड एडजस्टमेंट थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के। अब देखिए इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ ये इसका बेसिक पार्ट जो है और जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से इसमें आपको कौन कौन सा मेथड फॉलो करना है और कैसे क्या करना है, वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।